नमस्कार, मैं मृदुत्पल नीलोरी गुप्त आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं लिब्रस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, सुपर टेट के पाठ्यक्रम पर हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, और उसमें मैंने आपको समझाया था भली भांति कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस किस चैप्टर से जो है महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। आगामी जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होनी है वह पिछले 2 बार के पीआरटी के पेपर से कितना प्रभावित होगा, किस प्रकार के प्रश्न उसमें बन सकने की संभावना है, ये सारी चीज़ें जो है हम अब चैप्टर वाइज पढ़ते चलेंगे तो उसमें देखेंगे। प्रयास मेरा ये रहेगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक न छूटे जिससे प्रश्न बनने की महत्वपूर्ण संभावना हो, और साथ ही साथ मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि प्रत्येक प्रश्नों पर हम लोग हिट करें, जिससे कि आपको एकदम एक अंदर से आत्मविश्वास आए कि संस्कृत से पूछे जाने वाले 10 प्रश्न आपके झोले में पहुँचे। तो हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन जब किया था तो सबसे पहले मैंने कहा था कि वर्ण विचार वर्णमाला से हम लोग प्रारंभ करेंगे, और संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो वर्णमाला होगा उसको पढ़ने का ढंग भी थोड़ा सा वैज्ञानिक होगा। संस्कृत वैज्ञानिक है, आपको पहले भी मैं बताया था। संस्कृत एक भाषा है, विषय के रूप में आप पढ़ते हैं, पर यह वैज्ञानिक है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसमें क्यों का उत्तर मिलेगा, आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्णमाला। तो प्रत्येक भाषा, अगर कोई है भाषा, तो उसकी कोई न कोई वर्णमाला जरूर जो है निर्मित की जाती है ना, उसकी कोई लिपि होती है। यहाँ पर संस्कृत की वर्णमाला है, और हमें जहाँ तक पता है कि आप सभी संस्कृत से भागते रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं इस संस्कृत को आपके समक्ष ऐसा प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा कि आपको संस्कृत लगे ही ना, है ना। तो इसमें मैं अगर सफल होऊंगा तो अच्छी बात है। मैं प्रयास करूँगा कि यह वर्णमाला आप जब पढ़ें तो इसको मैं आपके पूर्व ज्ञान से जोड़ूँ। मैंने वहाँ हेडिंग डाला था वर्णमाला एक परिचय एवं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब आप वर्णमाला को इससे पहले कहीं न कहीं पढ़े होंगे। कहाँ पढ़े होंगे? हिंदी विषय में आप वर्णमाला पढ़े होंगे, और कहीं न कहीं हिंदी जो है इसी संस्कृत से निकल कर के बना है। संस्कृत जो है आदि भाषा है, विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, देव भाषा है। तो हिंदी जो है कहीं न कहीं संस्कृत से प्रभावित है। तो संस्कृत से प्रभावित है तो निश्चित रूप से हिंदी की वर्णमाला भी संस्कृत की वर्णमाला से प्रभावित होगी। तो जब आप संस्कृत की वर्णमाला को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप हिंदी की ही वर्णमाला पढ़ रहे हैं, थोड़ा और शुद्धतम ढंग से पढ़ रहे हैं। आइए हम वर्णमाला पर बढ़ने से पूर्व तार्किक ढंग से अगर इसे पढ़ाएं तो मैं सारे प्रश्नों का उत्तर आप ही से निकलवाऊंगा। प्रयास रहे कि आप इस वीडियो को देखें तो आप उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं से खोजने का प्रयास करें। मान लो अगर आपसे कोई कहा कि वर्णमाला, तो निश्चित रूप से ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक वर्ण और एक माला। हमें पहले वर्ण के बारे में समझना है, वर्ण क्या है, फिर माला पर डिस्कशन करना है। वर्ण किसे कहते हैं? तो जैसे ही आपके दिमाग में आया वर्ण, तो आपने हिंदी में भी इसे पढ़ा है, और निश्चित रूप से आप इसका उत्तर भी जानते होंगे कि वर्ण आपके दिमाग में आया होगा कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऐसा लोग कहते हैं, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मतलब कि वर्ण से ही मिलकर भाषा निर्मित हुई है, सबसे छोटी इकाई है, इसका कहने का ये मतलब हुआ। मगर यहाँ पर थोड़ा सा आप एक आध शब्द छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? अगर आपसे कोई ये कह दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हम कह दें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, तो क्या आप मना कर देंगे? क्या आप कहेंगे नहीं आप गलत बता रहे हैं? आप कहेंगे हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी है। पहले ध्वनि आता है, ध्वनि से ही मिल करके जो है आगे पूरी भाषा का निर्माण होता है। तो वास्तव में सही जवाब क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या वर्ण है? तो यहाँ पर जो मैं आपको फंसा रहा हूँ, यही थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे भाषा की अगर आप बात करें तो संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? बोलना। क्या होता है? बोलना, व्यक्त करना, कहना। और यह जो भाष धातु से अगर भाषा बनी है तो यह भाषा भी कितने प्रकार की होती है?
दो प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। जैसे ही आपसे कोई कहेगा कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, है ना, सबसे छोटी इकाई मौखिक भाषा की, अब आपका उत्तर क्या होगा? चूंकि ये मौखिक है, मुख से बोल रहे हैं आप भाषा, तो उस स्थिति में जो सबसे छोटी इकाई होगी वो आप क्या बोल देंगे? आप कहेंगे सबसे छोटी इकाई इसकी क्या होगी? ध्वनि। मगर अगर कह दिया जाए कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, इसकी अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो उस स्थिति में आप कहेंगे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। शायद अब आपको उत्तर समझ में आया होगा कि मैं आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ण क्या है, तो आपको अगर बोलना है भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो गलत नहीं है। मगर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी सही है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भी सही है। मगर एकदम उचित उत्तर क्या है? जब आप कह दें कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आप कहेंगे वर्ण। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आप कह देंगे ध्वनि। तो यहाँ पर जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये एकदम छोटे छोटे अंतर से जो है उत्तर बदल रहा है, और इन्हीं छोटे छोटे अंतर का आपको ध्यान रखना है पीआरटी के पेपर में, क्योंकि उच्च स्तरीय पेपर है तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान का वो अंदर जा कर के परीक्षण करेगा। तो यहाँ पर आप अगर कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो उस स्थिति में सामने वाला आपसे कह सकता है ध्वनि, तो आप ऐसा ना हो कि कह दें नहीं नहीं ध्वनि तो नहीं है, ध्वनि भी है। मगर ध्वनि है तो क्या है? वो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? तो ये लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। अच्छा, इन दोनों में, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में पहले कौन सी भाषा आती है? सबको पता है कि व्यक्ति पहले मौखिक भाषा का प्रयोग करता है और उसके बाद लिखित भाषा का प्रयोग करता है। मौखिक भाषा का प्रयोग करने का मतलब व्यक्ति पहले ध्वनि का प्रयोग करता है। ध्वनि मतलब बोलना। ध्वनि क्या है? मौखिक, मुख से बोलना, और मुख से आप जो बोलते हैं वो ध्वनि है। और इस ध्वनि में भी किस प्रकार के ध्वनि की बात की जा रही है? तो इसमें भी सार्थक ध्वनि की बात की जा रही है। सार्थक ध्वनि का मतलब ये हुआ, जैसे कि ध्वनि तो कई प्रकार की है ना। अब आपसे अगर पूछा जाए कि सार्थक ध्वनि किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे जिसका अर्थ निकले उसको आप सार्थक ध्वनि कहेंगे। निश्चित रूप से सही बात है, अर्थ निकले। मगर कैसे जानेंगे कि इस ध्वनि का अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? अब मेरे मुंह से मैं बोलूँ अ एक ध्वनि है, आप कहेंगे हाँ है। सार्थक है कि निरर्थक है? आप कई बार सुनते आए हैं तो आप कहेंगे हाँ सार्थक है। मगर मैं आपके सामने बजाया, कोई आवाज़ आई, आपको सुनाई दे रहा होगा, जो भी यहाँ से आवाज़ या ध्वनि निकल रही, मैं कहूँ इसको लिख के दिखाओ, आप लिख पाएंगे? आपको लगेगा कि पता नहीं किस तरह बोला, सुना सबने, ध्वनि है, कन्फर्म ध्वनि है, मगर लिखा कैसे जाएगा? इसका लिखित रूपांतरण क्या होगा? आप नहीं कर पाएंगे। मैं इसी मुंह से बोल रहा हूँ आप तुरंत सुन करके इस तरह लिख देते हैं और आप तत्काल समझ जाते हैं ये सार्थक ध्वनि है, तभी आप लिख पाए। मगर मैं आपके सामने कह दूँ, मेरे मुंह से कोई ध्वनि निकली है, मैं कहूँ इसको लिखो, क्या आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। यानी कि ये जो ध्वनियाँ निकल रही हैं ये निरर्थक ध्वनि है, सार्थक ध्वनि के अंतर्गत ये नहीं आएगा। तो अगर सार्थक ध्वनि को समझना हो, समझाना हो, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे ऐसी ध्वनियाँ जिनका लिखित रूप व्यक्त किया जा सके, जिनको हम लिखकर प्रदर्शित कर सकें, ऐसी ध्वनियाँ क्या हैं? सार्थक ध्वनियाँ। मगर आप बेल बजाते हैं, घंटी बजती है, कहने को तो लोग कह देते हैं टन 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 घंटी बज रही है, कहने को कह देते हैं, पर एग्जैक्टली जो वो बज रहा होता है वो आप लिख नहीं सकते, है ना। कभी आपको वो टन लगेगा, कभी आपको ट्रिन लगेगा, है ना। तो यहाँ पर निश्चितता नहीं है, और यहाँ जो हम व्यक्त कर रहे हैं, जो ध्वनि जिसकी निश्चितता हो, जिसको सार्थक रूप में आप व्यक्त कर सकें लिख कर, उसी ही आप सार्थक ध्वनि कहेंगे। तो यहाँ जो मौखिक भाषा है, ये जो ध्वनि को यहाँ पर कंटेन किया हुआ है, ये कौन सी ध्वनि है? तो ये सार्थक ध्वनि है। और प्रत्येक सार्थक ध्वनि के सापेक्ष एक चिन्ह बनाया गया है ताकि उसको लिखकर प्रदर्शित किया जा सके। जैसे अ एक ध्वनि है, उसको लिखकर ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है।
आ एक ध्वनि है, उसको आप ऐसे लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं। ई एक ध्वनि है, आप इसको ऐसे लिख करके प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी सार्थक ध्वनियाँ हैं सबके सापेक्ष लिखित रूप व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। और जब किसी ध्वनि के लिए कोई चिन्ह बना दिया जाता है तो वही ध्वनि जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये सभी वर्ण भी कहलाएंगे, ध्वनि भी हैं और वर्ण भी हैं, क्योंकि किसी ध्वनि का लिखित रिप्रेजेंटेशन अगर हो पा रहा है तो उस स्थिति में उन ध्वनियों को हम क्या कहेंगे, वर्ण भी कह सकते हैं। इसका मतलब कि हम वर्ण को अगर ध्वनि चिन्ह की संज्ञा दें तो कोई गलत नहीं है। यानी किसी ध्वनि के सापेक्ष आप जो चिन्ह रख रहे हैं उसी चिन्ह को हम क्या नाम दे देते हैं, वर्ण। और वर्ण इसीलिए हमेशा लिखित रूप में होता है, जबकि ध्वनि हमेशा मौखिक रूप में होता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत डीप जा कर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपसे अब इसमें से कोई भी प्रश्न किसी भी तरह का बनाकर पूछे, आप उसका जवाब आसानी से दे सकें। निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह वर्ण क्या है, तो सबसे छोटी इकाई है। किसकी सबसे छोटी इकाई है, भाषा की। किस प्रकार के भाषा की, तो लिखित भाषा की। यानी वर्ण के बारे में आपने क्या जाना, तो इस वर्ण, केवल इस वर्ण की बात कर रहे हैं, तो इस वर्ण के बारे में आपने जाना कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। इसी चीज़ को हम लोग तब से समझ रहे थे और निष्कर्ष निकलने के बाद हमने इसको यहाँ लिख दिया। यहाँ समझ रहे थे, यहाँ मैंने लिख दिया कि वर्ण में, वर्ण क्या है, वर्णमाला की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ण की बात कर रहे हैं कि यह लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब आप सोचिए, इसी को पकड़िए कि अगर यह सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, यानी कि इससे छोटी इकाई हो ही नहीं सकती। यानी कि इससे छोटा नहीं हो सकता, ये कैसे आप जाने हैं। इसका मतलब कि इसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। मेरी बात समझ गए। यानी कि वर्ण के बारे में आपने यह भी जाना कि यह सबसे छोटी इकाई है लिखित भाषा की। यानी कि किसी भी सार्थक पद का, पद माने शब्द, सार्थक शब्द, सार्थक यहीं से जुड़ा है ना। किसी भी सार्थक पद का वह छोटे से छोटा रूप, लघु से लघु रूप, लघुत्तम रूप, किसी भी सार्थक पद का वह लघुत्तम रूप जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वर्ण की एक परिभाषा निकली क्या, किसी भी सार्थक पद का वह लघुत्तम रूप, है ना, जिसके और अधिक खंड, सबसे लघुत्तम है तो इसका मतलब है कि इसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और इसी वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। अब हम जो है इस इधर के माला पर चर्चा करने जा रहे हैं कि माला किसे कहते हैं। माला पर अगर आप चर्चा करें तो हमें लगता है कि दैनिक जीवन में आप माला देखते होंगे। वहाँ पर जो आप माला की विशेषता देखते हैं वही विशेषता यहाँ पर मैं आपके सामने रखूँगा। माला किसे कहते हैं, माला, फूलों की माला देखते हैं। चलिए फूलों के ही माला पर आप चर्चा करें। फूलों की देखते हैं, मोती की देखते हैं ना, मुंड माला भी बोलते हैं। माला की विशेषता क्या होती है, पहली बात कि कोई भी माला आप देखेंगे तो माला बनाने के लिए समूह की आवश्यकता होती है। अगर आप फूल की माला बनाना चाहते हैं तो फूलों के समूह की आवश्यकता है। मोती की माला बनाना चाहते हैं, मोतियों के समूह की आवश्यकता है। कुल मिलाकर वर्णमाला क्या है, माला क्या है, तो माला बनाने के लिए आपको सबसे पहले समूह की ज़रूरत है। जिस चीज़ की आप माला बनाना चाहेंगे उसके समूह की आवश्यकता। मान लीजिए समूह मिल गया, फूल का माला बनाना था, फूलों का समूह मिल गया। फूलों के समूह को हमने क्या किया, यहाँ रख दिया, व्यवस्थित ढंग से रखा, क्रमबद्ध ढंग से रखा, है ना। यानी कि जिसकी माला बनानी है उसका समूह चाहिए, उसे क्रमबद्ध कर दो, व्यवस्थित ढंग से सजा दो, है ना। और इसी सजे हुए समूह को हम कह देंगे कि यह माला तैयार हो गई। एक सूत्र में आप पिरो देते हैं तो माला तैयार हो जाती है। यहाँ किस चीज़ की माला बनानी है, तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि आपको वर्णमाला बनानी है, वर्णों की माला बनानी है। तो वर्णों की माला बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आप कहेंगे हमको वर्णों का समूह चाहिए। आपको वर्णों का समूह मिल गया तो आप क्या करेंगे, आप उसे क्रमबद्ध करेंगे, व्यवस्थित ढंग से सजाएंगे, है ना।
और इस प्रकार जो समूह निर्मित होगा वर्णों का, यानी वर्णों का क्रमबद्ध, सार्थक, व्यवस्थित एवं सुसज्जित समूह जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णमाला के डेफिनेशन को समझने के लिए हमने पहले वर्ण समझा, माला समझा, इसीलिए वर्णमाला इसका नाम पड़ा। आप सोचते हो कि माला ही क्यों कहा गया, क्योंकि माला की ही विशेषता होती है क्रमबद्धता, व्यवस्थित, सुसज्जित, सार्थकता, ये सारी एक माला, समूह, ये उस माला की ही विशेषता है। यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध, सार्थक, व्यवस्थित एवं सुसज्जित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। सुसज्जित एक शब्द आ रहा है इसमें। किसी माला को अगर सुसज्जित करना हो तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे उसमें विभिन्न विभिन्न रंगों के, ढंगों के, जाति के, गुण के फूलों का समावेश कर दो। अपने आप वो माला क्या हो जाएगी, सुसज्जित लगने लगेगी। आप ऐसा देखते भी होंगे, सुसज्जित माला। यहाँ पे भी वर्णमाला को अगर सुसज्जित करना है, इसका मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णों का समावेश होगा, विभिन्न प्रकार के गुण जाति वाले वर्णों का समावेश होगा। जैसे फूलों की माला सुसज्जित करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जाति गुण धर्म वाले जो है फूल होते हैं, उसी तरह वर्णमाला का मतलब वो उसमें विभिन्न प्रकार के गुण जाति धर्म वाले वर्ण रखे जाएंगे, मगर उनको क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित ढंग से रखा जाएगा। और इसी सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। संस्कृत की जो वर्णमाला है, उस संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्णों को रखा गया है, तो ये आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण को रखा गया है, तो 50 वर्णों को रखा गया है ना। काफ़ी वेरिएशन मिलता है, तो आप इन वेरिएशन से घबराएंगे नहीं। मैं जितने भी प्रकार के वेरिएशन है उसको यहाँ से क्लियर करूँगा। फिलहाल अभी आप ये जानिए कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्णों को रखा गया है। फिलहाल हम अपनी बात पर लौटते हैं। वो ये कि जैसे ही आपको कहा गया कि सुसज्जित, और वहाँ पर बताया गया कि विभिन्न प्रकार के वर्णों का समावेश होगा, गुण धर्म वाले वर्णों का समावेश होगा, तो इसी कारण से इस वर्णमाला के तत्काल 2 भेद हो जाते हैं। इसी वर्णमाला के 2 भेद हो जाते हैं। एक का नाम होता है स्वर और एक का नाम होता है व्यंजन। एक का नाम क्या होता है, स्वर, एक का नाम होता है व्यंजन। अब स्वर जो होगा, व्यंजन जो होगा, ये दोनों ही वर्ण हैं। इसमें भी वर्णों का समूह है, इसमें भी वर्णों का समूह, मगर इन वर्णों का जो समूह है, इस वर्णों के समूह से बिल्कुल भिन्न होगा गुण, है ना। तभी तो इनको मिलाकर के वर्णमाला कहा गया। और वर्णमाला कहा गया तो आप कहे कि विभिन्न प्रकार के गुणों वाले वर्णों का समावेश होगा, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के गुणों वाले वर्ण का समावेश यहाँ कर दिया गया, स्वर में किया गया और व्यंजन में भी किया गया, है ना। इसीलिए इसके 2 भेद हो गए। सभी प्रकार के इसमें, इस वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं, सबके गुणधर्म समान नहीं, अलग अलग है, और उसी के आधार पर इनके 2 भेद किए गए। अब हमको स्वर समझना है, व्यंजन समझना है। किसे कहेंगे स्वर और किसे कहेंगे व्यंजन। तो संस्कृत में जब आप स्वर को डिफाइन करने चल रहे हैं, तो सबसे पहले संस्कृत का एक सूत्र जो स्वर के लिए बनाया गया, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जाता है, सुपर टेट के लिए तो पूछा जा सकता है, क्या, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। क्या कहा गया, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। शब्दों को पकड़िए, अर्थ समझ जाएंगे आप। स्वर क्या है, तो कह रहा है स्वयं राजन्ते, जो स्वयं राज करता हो, जिसका खुद का राज चलता हो, वही क्या है, स्वर है। बहुत ही साधारण शब्दों में स्वर की परिभाषा संस्कृत में देने का प्रयास किया गया है। सीधा सीधा समझेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, इसकी भाव को पकड़ेंगे, इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे, तो स्वर के जितने डेफिनेशन आज तक आपने पढ़े हैं वो सब इसमें समाहित है। स्वयं राजन्ते इति स्वरः का मतलब हुआ, सिंपल सा साधारण अर्थ ये निकला कि जिसका खुद का राज चलता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब सवाल उठता है, खुद का राज किसका चल सकता है, आप बताइए। तो आप कहेंगे खुद का राज जिसका चल सकता है वो स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र ध्वनि होता है। इसका मतलब कि अगर स्वर को कहा जा रहा है कि ये स्वयं राजन्ते, इस खुद का राज चलता है, इसका मतलब आप कहेंगे कि स्वर क्या है,
तो आप कहेंगे कि स्वर क्या है, तो ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, इनका खुद का राज चलता है। और स्वतंत्र कौन है, जरा आप सोच के बताइए, स्वतंत्र आप किसको कहते हैं? तो निश्चित रूप से स्वतंत्र वही है जो किसी अन्य पर निर्भर न करता हो। तो अगर यहाँ स्वर को कहा गया कि ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, तो इससे निष्कर्ष आप क्या निकालेंगे? इससे आप निष्कर्ष निकालेंगे कि ये जो स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं ये किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेती। यानी कि स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वतंत्र हैं, इसके नाम से स्पष्ट है कि ये स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र हैं तो क्यों स्वतंत्र हैं, है ना? इसलिए स्वतंत्र इनको कहा गया। स्वतंत्र हैं तो इनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाएगी, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाएगी। बात समझ गए? यानी कि इसी से हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। कहा जा रहा है स्वर किसे कहते हैं? जिसका स्वयं का राज चलता है। स्वयं का राज किसका चलता है? जिसका चलता है उसको हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र ध्वनियाँ। स्वतंत्र ध्वनियाँ किसे कहेंगे? ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र, जो दूसरों पर डिपेंड ना हो, यानी कि किसी अन्य वर्ण की सहायता न लें, यानी जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन स्वतंत्र ध्वनियों को ही हम क्या कहते हैं? स्वराः इति स्वराः। इन्हीं स्वतंत्र ध्वनियों को हम स्वर की संज्ञा देते हैं। और संस्कृत में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? तो संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है कितनी? 13। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, नहीं हम तो संस्कृत में 9 पढ़े हैं। तो ठीक है, हम भी पढ़ाएंगे, मगर आगे। तब तक के लिए अभी आप जो हमसे सुन रहे हैं वही समझें। हम आगे कैसे इसको 9 में कन्वर्ट करेंगे वो भी आप देखिएगा। फिलहाल अभी जो मैं बताया हूँ यहाँ पर वर्णमाला की संख्या 50, आप ये दिमाग में रखिए। स्वर की संख्या कितने बता दिया? 13, वो दिमाग में रखिए। तो स्वर की डेफिनेशन को आप बड़े अच्छे से समझे होंगे कि अर्थात स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है, स्वर कहलाते हैं। और बातें इसमें हम क्या जान सकते हैं? अब अगर आप कह रहे हैं कि किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, कैसे जानें किस अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है या नहीं लेनी पड़ रही है? स्वतंत्र है, यानी कि जब इस स्वर वर्णों को जब आप बोलते हैं तो मुख से वायु क्या होती है? स्वतंत्र रूप से निकलती है। मुख से वायु निकलती है तभी तो आप कोई चीज़ का उच्चारण करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारण निकलने का मतलब ये हुआ कि वायु के निकलते समय किसी भी प्रकार की मुख में कोई बाधा उत्पन्न न हो। और शुद्ध भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु निर्बाध रूप से निरंतर निकलती है। स्वतंत्र तभी है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, बड़े अच्छे समझेंगे आप। मैं एक बार आपके सामने अ का उच्चारण करता हूँ, जो कि स्वर भी है, आप पहले जानते हैं। और व्यंजन के अंतर्गत आप क सुन रहे हैं, क का उच्चारण करता हूँ, दोनों में अंतर देखते हैं। जब आप अ का उच्चारण करेंगे, देर तक उच्चारण करिए। आप बोले मैं देर तक बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि हमने जहाँ से शुरू किया वहीं उसका अंत भी कर रहे हैं। कैसे? आप यहाँ पे मेरे सामने सुन रहे हैं, मैं बोला, थोड़ी देर बाद कोई आया कमरे में, उसको भी क्या लगेगा? ही बोल रहे हैं। मगर मैं आपके सामने क बोलना शुरू कर दूँ तो आपको तो पता चलेगा कि हाँ सर क बोलना शुरू किए हैं, मगर थोड़ी देर बाद जो कमरे में आएगा वो उसको क्या लगा? अ लगा। आपको क्या लगा? क लगा। इसका मतलब क्या निकला कि आपने प्रारंभ सुना, बाद वाले ने अंत सुना, और दोनों अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। एक बता रहा है क, एक बता रहा है अ। कौन सही? दोनों सही हैं। इसका मतलब मेरे वाणी में कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ। और वाणी में परिवर्तन कैसे हुआ? साफ स्पष्ट हो गया कि हमारे मुख से जो वायु निकल रही थी उसके बीच में कहीं ना कहीं अवरोध आ गया, और अवरोध आने के कारण ही हमारे ध्वनि में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। हम क से शुरू किए, अ पर समाप्त किए। इसका मतलब मेरे मुख से वायु निर्बाध रूप से निरंतर नहीं निकल पाई, कहीं ना कहीं बाधा आया। और जो ही बाधा आया वो स्वर न हो करके क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। इसलिए हमने ये सिद्ध किया कि ये क जो है क्या है? व्यंजन है। और अ जो क्या है? अ क्या है? स्वर है। किसी भी स्वर के साथ आप चेक कर सकते हैं। आ के साथ चेक करें, आ बोल रहे हैं, मुंह खोल के बोल रहे हैं। ऊ बोल रहे हैं, आप शुरू भी देखेंगे, अंत भी देखेंगे। यानी कि स्वर वर्णों को बोलते समय आप जहाँ से प्रारंभ करते हैं वहीं घुमा के उसका अंत भी करते हैं, उसी स्थान। दोनों प्रारंभ और अंत क्या है? समान है। मगर जब आप व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो आप प्रारंभ कहीं और से करते हैं, मगर जब अंत की बारी आती है तो आप किसी स्वर पर जाकर उसका अंत करते हैं, है ना?
तो ऐसी स्थिति व्यंजन के साथ होती है मगर स्वर के साथ नहीं होती। तो स्वर के बारे में हमने जाना, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, इनका खुद का राज चलता है। इसका मतलब ये स्वतंत्र है और स्वतंत्र ध्वनियाँ जो होती हैं वो अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेती हैं। तो ऐसे ध्वनियों को, स्वतंत्र ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। और क्या जाना कि स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय चूंकि ये स्वतंत्र हैं, इसका मतलब वायु के रेस्पेक्ट में आपने देखा तो मुख से वायु निर्बाध रूप से, निर्बाध माने बिना किसी बाधा के, अबाध भी बोलते हैं, बिना किसी बाधा के निरंतर मतलब लगातार निकलती है। क्योंकि वायु आप जैसे ही रोकेंगे परिवर्तन आना स्वाभाविक है, अवरोध आएगा परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तो निरंतर निकलती रहती है तो उसे ही स्वर कहते हैं। मगर ऐसी ध्वनियाँ, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुख से वायु निर्बाध रूप से निरंतर नहीं निकल पाती है वो व्यंजन, यानी स्वर की परिभाषा आप जान गए तो उसका जस्ट उल्टा करेंगे तो व्यंजन की परिभाषा स्वतः निकल जाएगी। अगर आप कह रहे हैं कि स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं तो व्यंजन कहेगा स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं है। और स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं है तो इसका मतलब इनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ली जाएगी, कन्फर्म ली जाएगी। किसमें? व्यंजन में ली जाएगी और स्वर में नहीं ली जाएगी। इसी का जस्ट उल्टा बोलना है। स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं है, इनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ली जाएगी स्वर में। और वह अन्य वर्ण कौन होगा? ये अन्य वर्ण कौन होगा? तो आप कहेंगे स्वर होगा। अन्य वर्ण कौन बचा? व्यंजन के लिए स्वर बचा। यानी कि व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात इन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता, है ना। इन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। किसे नहीं बोला जा सकता? व्यंजन को। व्यंजन को हम लोग स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता निश्चित रूप से ली जाएगी। अन्य वर्ण कौन? तो स्वर की सहायता ली जाएगी। इन्हें बोलते समय, मुख से उच्चारण करते समय जो वायु निकलती है वो अबाध रूप से नहीं निकलती है, उसमें कहीं न कहीं बाधा आएगी ही आएगी, निरंतर नहीं निकल पाएगी, है ना। तो जो स्वर का परिभाषा है उसी का जस्ट उल्टा करेंगे तो व्यंजन की परिभाषा निकल जाएगी। व्यंजन के लिए अगर आप जानें तो व्यंजन को हम लोग जो है संस्कृत में अर्धमात्रिक भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, जब स्वरों का भेद पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसको अच्छे से, श्लोक है एक, है ना, व्यंजनम च अर्धमात्रकम, वहाँ आपको समझाएंगे। मगर संस्कृत में व्यंजन कितनी मात्रा का माना गया है? तो आधी मात्रा का माना गया है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, व्यंजन कितनी मात्रा का होता है। तो आप गलती से एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, अर्धमात्रिक 4 ऑप्शन दिया रहता है तो आपको उत्तर लगाना है अर्धमात्रिक होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ स्वरों की संख्या 13 बताए, उसी तरह अगर हम आपसे कहें कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। किस व्यंजन की संख्या? मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ये आप याद रखिएगा। हिंदी में भी आप मूल व्यंजनों की संख्या कितनी जानते हैं? 33 ही जानते हैं, जिसके अंतर्गत 25 स्पर्श व्यंजन आते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन आते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन आते हैं, तो कुल मिलाकर के 33 हो जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन भी आते हैं हिंदी में, मगर माहेश्वर सूत्र में संयुक्त व्यंजन को स्थान नहीं दिया गया है। माहेश्वर सूत्र में संयुक्त व्यंजन की परिगणना नहीं की गई है। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर बेहतरीन से चर्चा करेंगे, मगर माहेश्वर सूत्र में नहीं है। माहेश्वर सूत्र क्या है वो भी आपको आगे मिलेगा। फिलहाल के लिए हम लोगों ने आज वर्णमाला के वर्ण और माला को समझते हुए वर्णमाला के डेफिनेशन को समझा। उसके अलावा हम लोग जो है उसके भेद, स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा, उसके अंदर जा कर के हम लोग क्या क्या जान सकते थे, क्या क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं, मैंने भरपूर इस पर चर्चा किया है। आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखे होंगे तो निश्चित रूप से कई आपकी अवधारणाएं जो पहले गलत रही होंगी वो सही हो गई होंगी, कुछ नई नई बातों को जानने का अवसर मिला होगा। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो जो है आज मैं यहीं पर इस वीडियो को विराम देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा स्वरों के भेद। अब इस स्वर के अंदर जाएंगे कि आखिर इस स्वर के और क्या क्या भेद हैं, किस किस आधार पर स्वरों को बांटा जा सकता है, कौन कौन से वर्ण स्वर के अंतर्गत आएंगे, और वे आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। उससे सीधे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। यह एक प्रकार से परिचय के रूप में था जो कि आपके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हमने स्वर और व्यंजन की परिभाषा तक पहुँचाया। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।